आज का हमारा टॉपिक होगा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। तो जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव पाचन तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो पचाने में इन दो चीजों की जरूरत पड़ता है। दो चीजें जो है ना सहायता करते हैं। पहला हो गया हमारा आहार नाल और दूसरा हो गया सहायक पाचक ग्रंथियां। ग्रंथियां जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ग्रंथियां का मतलब होता है एक तरह का थैला जो हमारे बॉडी के अंदर आता है और उस थैले से जो होता है रिलीज होता है, निकलता है केमिकल। और वो केमिकल जो है एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्रंथियां होती है कि नहीं? और उससे कुछ केमिकल निकलते हैं। केमिकल में क्या हो सकता है? एंजाइम हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है या कुछ और हो सकता है। और ये चीजें जो है ना पचाने में भोजन को क्या करती है? सहायता करती है। तो जो यहाँ पर आपको पहले ही हम बता चुके हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आहार नाल के मुख्यतः जो भाग होते हैं वो हो जाएगा मुख या मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस गुदा हो जाएगा। सहायक पाचक ग्रंथियां में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथियां हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब आगे हम फोकस करते हैं कि मानव पाचन तंत्र में जब हम भोजन करते हैं तो किन किन कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम करती है। तो सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हम मुंह के अंदर डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या बोलते हैं इसको? मुंह में सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुंह में भोजन को डालते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि हमने भोजन का अंतर्ग्रहण किया, मतलब मुंह में क्या किया? डाला। तो मुंह में जब भोजन को डालते हैं तो वहां पर बहुत सारा चीज जो है ना काम करना चालू कर देता है। मुंह के अंदर होता है दांत, होता है जीव, जिसको जीभ बोलते हैं, लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है? अब ये सभी अपना अपना काम करना चालू कर देती है। तो दांत क्या करता है? भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा करता है, जिसको चबाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चबाना। जब मुंह में भोजन हम डालते हैं तो दांत क्या करता है? उसको छोटा छोटा टुकड़ा करना चालू कर देता है। ठीक है, उसके बाद से काम चालू करता है जीवा, मतलब जीभ। जीभ क्या करता है? तो जीभ क्या करता है कि भोजन को इधर से उधर, उधर से इधर भेजता है ताकि दांत के बगल में हमारा भोजन क्या हो जाए? चला जाए। दूसरी चीज है कि जीभ में जो होता है, जीभ में होता है कुछ ग्रंथियां होती है जिससे लार निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां से एंजाइम निकलता है जिसको हम टाइलिन या लार एमाइलेज बोलते हैं। हालांकि लार ग्रंथिया से दो तरह का एंजाइम निकलता है, नहीं, लेकिन आप मुख्यतः याद रखिएगा कि लार ग्रंथिया से मुख्यतः क्या निकलता है? टाइलिन। क्या निकलता है? टाइलिन। और ये टाइलिन जो निकलता है या इसी को हम लार एमाइलेज कहते हैं, नामक एंजाइम होता है जिसे हम लार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लार रस कहते हैं। तो सबसे पहले भोजन को हम कहाँ डालते हैं? मुंह में। मुंह में क्या होता है? दांत। दांत क्या करता है? भोजन को काटना, छोटा छोटा टुकड़ा चालू करता है। उसके बाद से काम कौन करता है? जीभ। तो जीभ भोजन को इधर से उधर ले जाता है, इधर से उधर ले जाता है। और जीभ में और क्या होता है? जीभ में और दो चीजें होता है। एक होता है स्वाद कलियां। क्या होता है? स्वाद कलियां। और दूसरा जीभ से में कुछ ग्रंथियां होता है जिसे निकलता है लार रस। और उस लार रस में होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। तो यहाँ पर आप जीभ देख रहे हो, तो जीभ के अंदर छोटे छोटे जो है ना, ऐसे 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 गाढ़ा टाइप का देख रहे हो, इस टाइप के गड्ढा टाइप का आप देख रहे हो। इसको हम बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। देख रहे हो उभरा हुआ दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है छोटा छोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां बोलते हैं इसको। और यही स्वाद कलिया जो होता है ना, हमें स्वाद का एहसास दिलाता है। ये स्वाद कलिया यदि नहीं रहे तो आप खाते हो, चलो ये मसाला, ये चटकदार लगता है, ये खट्टा लगता है, मीठा लगता है। ये स्वाद कलिया यदि नहीं रहे तो आपको स्वाद का एहसास नहीं होगा। तो स्वाद का एहसास कौन दिलाता है? स्वाद कलिया। कहाँ पर होता है? ये जीभ में होता है। कहाँ पर होता है? जीभ में होता है। याद रहेगा इतना।
चलो अब एक एक करके फोकस करते हैं हम लोग। मुंह, मुंह में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर नए छोटे छोटे रसांकुर होते हैं। ये उभरा हुआ चीज जो देख रहे हैं इसको रसांकुर बोलते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं कलियों के कारण भोजन के स्वाद का क्या होता है, अनुभव होता है। दूसरी चीज कि यहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है। जो दांत होता है, जैसे अभी बताए हम, भोजन के क्या करते हैं, महीन टुकड़ों में बदलते हैं। फिर कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है, वो भोजन के कार्बोनेट को तोड़ करके माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में क्या करता है, तो टाइलिन का काम कौन सी है, टाइलिन जो है एक तरह का एंजाइम है। जो हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वो माल्टोज में बदल देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही ये छोटा रूप क्या होता है, माल्टोज। तो माल्टोज में क्या करता है, बदल देता है। कि कार्बोहाइड्रेट से हमारा बॉडी जो है ना डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकता है, डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि उसके छोटे पार्ट्स में बदला जाए। बदलने वाला, तोड़ने वाला काम कौन करता है, टाइलिन करता है। कौन करता है, तो एग्जाम में आया कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन। कहाँ पाया जाता है, लार, हाँ लार ग्रंथि से ये टाइलिन क्या होता है, निकलता है, जो हमारे जीभ में होता है। कहाँ पर होता है, जीभ में होता है। अब इसका आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से होता है ग्रसनी। क्या चीज, ग्रसनी। तो मुंह का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसमें दो छिद्र होते हैं। ये मुंह का भाग जो हो गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुंह का पिछला भाग, जैसे ये वाला भाग आप देख रहे हो, ये वाला भाग देख रहे हो, ये वाला, जैसे यहाँ मुंह हो गया। अब मुंह का ये वाला भाग जो हो गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ये ग्रसनी हो गया। जैसे मुंह में हमने भोजन डाला, तो यहाँ से लेकर ये कंठ देख रहे हो ना, तो इसके ऊपर वाले भाग को, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसनी बोलते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुंह का जो पिछला भाग होता है, मुंह का जो पिछला भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। अब ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। ग्रसनी में क्या होता है, दो छिद्र होते हैं। एक को हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं निगल द्वार, और दूसरे को हम बोलते हैं कंठ द्वार। ग्रसनी में कितना छिद्र होता है, दो छिद्र होता है। यहाँ पर जो है ना, इसके आगे जस्ट हम बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर ग्रसनी में, ग्रसनी एक तरह का आहार नाल हो गया, पाइप नुमा हो गया। तो यहाँ पर दो छिद्र होता है। एक को हम बोलते हैं निगल द्वार, और दूसरे को बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं, कंठ द्वार। अब निगल द्वार क्या होता है, तो यह आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में जाकर के खुलता है। मतलब समझो आप कि आपको ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हो गया ग्रसनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया ग्रसनी आपका। ये हो गया आपका कंठ हो गया। कौन सी हो गया, कंठ हो गया। तो ग्रसनी यहाँ से जो होता है ना, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। कितने पार्ट में बढ़ जाता है, दो पार्ट में। जैसे मान लो कि आप भोजन करते हो, देखो डायग्राम में यहाँ पर, आप भोजन करते हो, अब ध्यान दो, ये हो गया अपना, ये भोजन इधर से आता है। इधर से क्या आता है, इधर से आता है भोजन। ये हो गया अपना, ये समझो कि ये हो गया अपना नाक हो गया, जिससे आ रहा है वायु। क्या आ रहा है,
वायु इधर से आ रहा है, इधर से आता है वायु और इधर से जाता है भोजन। ठीक है। अच्छा, अब ये आता है यहाँ तक, कहाँ तक आता है, यहाँ तक। अब ये हो गया ग्रास नली हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कंठ होता है। अब यहाँ से वायु को यहाँ पर होता है आपका फुफ्फुस, फेफड़ा होता है, इसे समझो। यहाँ पर क्या होता है, फेफड़ा। ये हो गया अपना अमाशय पेट, ये हो गया अमाशय। क्या हो गया ये, अमाशय हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया जंक्शन। अब भोजन को ऐसे जाना है और वायु को ऐसे आना है। तो यहाँ पर एक जो होता है ना, एक यहाँ पर संरचना होता है, इस टाइप का होता है। इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इसको बोला जाता है। यहाँ पर होता है जब हम भोजन करते हैं ना, जब भोजन करते हैं हम, तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है कि इस श्वास नली को, ये श्वास नली हो गया, ये हो गया ग्रास नली। क्या कहलाएगा ये, ग्रास नली। तो जब हम भोजन करते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस जो होता है ना, इस श्वास नली के इधर आकर के चिपक जाता है, ताकि भोजन हमारा इस श्वास नली से होकर के फेफड़ा में नहीं आए, फेफड़ा में नहीं आए। ये हो गया एपिग्लोटिस। क्या हो गया, एपिग्लोटिस। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को तो इस अमाशय में आना है, और सांस लेते हैं तो इस वायु को फेफड़ा में आना है। तो दोनों का जंक्शन यहीं पर है। तो एपिग्लोटिस यहाँ पर होता है। जब भोजन करते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस जो होता है ना, इस श्वास नली को आकर के इसे जाम कर देता है। इस श्वास नली को क्या करता है, ये जाम कर देता है। ये श्वास नली जो है ना, ये श्वास नली ये यहाँ पर आ जाता है। जो भोजन करते हैं तो इसको आकर के जाम कर देता है, और भोजन जो है आराम से इसे क्या हो जाता है, आराम से इसे निकल करके अमाशय में आ जाता है। और जब हम सांस लेंगे, जब भोजन नहीं करेंगे, तो जब भोजन नहीं करेंगे तो फिर ये एपिग्लोटिस जो होता है ना, ये एपिग्लोटिस जो होता है, ये वाला, ये फिर आकर के यहाँ पर आ जाता है। और इस तरह से वायु फिर जो है ना, ये फेफड़ा में क्या होता है, आ जाता है, या ये यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह से ये वायु जो है हमारा कहाँ पर आ जाएगा, फेफड़ा में आ जाएगा। वहीं कभी कभार आप देखते होइएगा कि हिचकी आता है, नहीं, हिचकी आता है, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि जब हम भोजन करते हैं हमारा दिमाग कहीं और रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये एपिग्लोटिस जो होता है ना, ये पूरा सही तरह से काम नहीं कर पाता है। तो भोजन का कुछ अंश जो होता है ना, ये फेफड़ा के अंदर, इस श्वास नली के अंदर आ जाता है। अब फेफड़ा को क्या एहसास होता है कि वायु के जगह पर क्या आ रहा है, भोजन, भोजन के कौन आ रहा है। तब ये क्या करता है, पीछे से इसे धक्का देता है, कैसा ना आकर के फेफड़ा को चौको कर दे, तो पीछे से इसे धक्का देता है, जिसके चलते क्या आता है, हिचकी आता है। क्या आता है, हिचकी आता है। और जरूरत से ज्यादा जो है ना, यदि चावल के कण आ गया, मतलब एपिग्लोटिस, अब हमारा ब्रेन कहीं और है, जब तक ब्रेन इस एपिग्लोटिस को मैसेज नहीं देगा कि ये भोजन कर रहा है सामने वाला, अब तुम जाकर के ये श्वास नली को ढक दो, तब तक क्या करके नहीं ढकेगा। ठीक है। तो इस स्थिति में होता क्या चीज है, जो भोजन कर रहा है, तो भोजन का बहुत सारा कण जो है ना, इस श्वास नली से होकर के आना चालू कर देता है। अब फेफड़ा देखता है तो इसको अब तो जोर से धक्का देना पड़ेगा इसको। तो जब बहुत जोर से धक्का देता है तो देखते हुइएगा कि आप लोग कभी कभार क्या होता है कि नाक मुंह अगर सब चावल का होता है, निकलना चालू हो जाता है। नहीं, तो कब ये होता है, जब जरूरत से ज्यादा जो भोजन इस पाइप में आता है, और फेफड़ा जो है इसको क्या करता है, जब ब्रेन को एहसास होता है, तब यहाँ से पंपिंग होता है। अब वो पंपिंग होता है तो फिर क्या होता है, बैक होता है। अब बैक होता है तो किसके द्वारा, मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा जो होता है, चावल के कण या जो भी होता है वो निकलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। कहाँ पर होता है, ये ज्वाइंट पर होता है। किसके ज्वाइंट पर, निगल द्वार और कंठ द्वार, निगल द्वार और कंठ द्वार के ज्वाइंट पर ये होता है। जो भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, श्वास नली को आकर के जाम कर देता है। अब भोजन जो होता है अमाशय में जाता है, कहाँ पर जाता है, अमाशय में जाता है। और सांस लेंगे तो इसको बंद कर देगा, तो वायु आराम से फेफड़ा में चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा। इतना याद रहेगा कि एपिग्लोटिस का क्या काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा हो गया ग्रास नली। कौन सा, ग्रास नली। तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर कर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा ग्रास नली, ग्रास नली। अब ग्रास नली में क्या होता है कि लार युक्त भोजन मुंह से निगल द्वार के रास्ते ग्रास नली में पहुंचता है।
जहाँ क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन का मतलब क्या होता है कि वहां पर होता है जैसे भोजन तो यहाँ तक अब आपका ये कंठ द्वार से नीचे आ गया, अब नीचे आएगा तो पाइप से जो है ना अब इसको आमाशय में आना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रमाकुंचन मतलब यहाँ जो पाइप है ना इस तरह से सिकुड़ेगा कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा कभी क्या होगा फैलेगा, मतलब इस तरह का आकृति बनाता है, इस तरह का आकृति बनाता है। कुछ इस तरह का आकृति क्या करता है, बनाता है, कुछ इस तरह का आकृति। कभी क्या होगा, कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा, कभी क्या होगा सिकुड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन। ऐसे करने से गति आता है ताकि भोजन हमारा जो है नीचे चला जाए, भोजन क्या हो जाए आमाशय में चला जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। तो क्रमाकुंचन की गति कहाँ पर होता है, ग्रास नली में। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, क्रमाकुंचन का गति कहाँ पर होता है, क्यों होता है, ताकि भोजन जो है ना हमारा पाइप से ये नीचे आ जाए। इसलिए कभी ऐसे हो, कभी पिचकता है कभी फैलता है, कभी पिचकता है कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है। तो सिकुड़ना एवं शिथिलन मतलब सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, ये क्रमशः चलते रहता है। तो इस तरह की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं, तो भोजन ग्रास नली में किसकी सहायता से आगे बढ़ता है, क्रमाकुंचन के कारण। किसके कारण, क्रमाकुंचन के कारण। तो भोजन अब इस ग्रास नली से होकर के आगे आपका कहाँ पर, आमाशय में। कहाँ पर आ जाएगा, तो भोजन जो हम करते हैं अब मुंह में डालते हैं, मुंह से कहाँ जाता है, ग्रास नली, और ग्रास नली से कहाँ पहुंचेगा, आमाशय में, पेट में पहुंचेगा। तो अब देखो यहाँ पर अमाशय की आंतरिक भित्ति में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों से जठर रसों का क्या होता है, स्त्राव होता है। अब ये हो गया अपना अमाशय। ये जो देख रहे हो ना ये कौन सी है, ये वाला, ये अमाशय है। कौन सी है, पेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा अपना अमाशय। अब भोजन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर के स्टोर होता है। अब इस क्या कहते हैं अमाशय में जो होता है ग्रंथियां होती, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। इस अमाशय के अंदर जो होता है ना जठर ग्रंथि होता है, मतलब ग्लैंड्स होता है जिससे केमिकल निकलता है, और उस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियां। तो एग्जाम में आए कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। इसे क्या निकलता है, तो 3 तरह का केमिकल निकलता है। कितने तरह का, 3 तरह का केमिकल निकलता है, जिसको हम बोलते हैं जठर रस। तो जठर ग्रंथिया से क्या निकलता है, जठर रस। ये जठर रस कितना, लगभग प्रतिदिन 3 लीटर के आसपास निकलता है। कितना, 3 लीटर के आसपास निकलता है। अब जठर रस जो होता है ना वो 3 टाइप का आपका होता है। एक को पेप्सिन या रेनिन कहते हैं, दूसरा हो गया HCl, और तीसरा हो जाएगा श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस। तो जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। जठर रस में कितने तरह के रस पाए जाते हैं, कितने तरह केमिकल, 3। कौन कौन, पेप्सिन, रेनिन, HCl, श्लेष्मा या म्यूकस। अब देखते हैं कि पेप्सिन का काम कौन सी होता है। तो पेप्सिन जो होता है अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं तो उसके साथ जो प्रोटीन रहता है, क्या रहता है, प्रोटीन। तो बहुत ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारा बॉडी उसको नहीं तोड़ पाता, नहीं पच पाता है। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये पेप्सिन जो होता है ना उस प्रोटीन को पचने वाला प्रोटीन में बदल देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन। मतलब अघुलनशील प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। अघुलनशील प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। अब उसके बाद से स्टार्ट करता है रेनिन। तो रेनिन का काम कौन सी है, ये दूध में जो प्रोटीन होता है ना उसको पचाने में काम करता है। इसीलिए इसीलिए बच्चा जो होता है वो दूध पीता है नहीं, ज्यादा दूध पीता है, भोजन तो करता नहीं है। इसीलिए बच्चों में जो होता है ना रेनिन ज्यादा पाया जाता है। रेनिन क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। तो जठर रस, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। अब बात करते हैं HCl। HCl का क्या काम होता है, ठीक है, HCl का क्या काम होता है। तो HCl जो होता है, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन पचने के लिए जरूरी है कि उसको अम्लीय माध्यम मिले। क्या मिले, अम्लीय माध्यम। तो HCl एक एसिड है, कौन सी है, एसिड है। तो जठर ग्रंथि से ये HCl रिलीज होता है।
HCl से फायदा ये होता है कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अम्लीय माध्यम। जब तक हमारा भोजन अम्लीय माध्यम नहीं होगा तब तक ये पेप्सिन और रेनिन काम नहीं करेगा। पेप्सिन और रेनिन को काम करने के लिए जरूरी है कि हमारा भोजन कौन सी हो? अम्लीय हो। क्या चीज हो? अम्लीय हो। यदि अम्लीय नहीं होगा तो फिर ये अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ईश्वर ने, गॉड ने हमें जठर ग्रंथियों से एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? HCl, जो एक प्रकार का कौन सी है? एसिड है, जो भोजन को अम्लीय करता है। और दूसरा काम ये करता है कि भोजन में बहुत सारा हानिकारक कीटाणु होता है। बहुत सारा क्या होता है? हानिकारक कीटाणु। तो उन हानिकारक कीटाणुओं को भी क्या करता है? नाश करता है, नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। तो दो काम हो गया इसका। HCl का कितना काम हो गया? दो काम। पहला काम, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो ये दोनों काम नहीं करेगा, ये दोनों काम नहीं करेगा। दूसरा काम इसका क्या होता है कि भोजन जो हम करते हैं उसमें बहुत सारा हानिकारक कीटाणु चले जाते हैं, तो उस हानिकारक कीटाणु को क्या करता है? नाश करता है। अब आ गया श्लेष्मा, म्यूकस, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसका काम कौन सी है कि जो आमाशय होता है तो इसके अंदर वाला भीति पर जाकर के श्लेष्मा जो होता है ना, चिपका हुआ रहता है, ताकि ये एसिड जो है ना उस आमाशय को जला नहीं पाए, उस आमाशय को जला नहीं पाए। और इस तरह से जब हम भोजन करते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा जब भोजन हम कर लेते हैं, मसालेदार भोजन कर लेते हैं, ज्यादा गर्म भोजन कर लेते हैं, तो HCl की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके चलते हमें एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? अपच हो जाता है, पेट का फूलना, दर्द करना चालू हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटासिड। क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। तो इसलिए ज्यादा गर्म भोजन, ज्यादा जो है जरूरत से ज्यादा भोजन, गर्म भोजन, मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर भोजन जो होता है ना वो हमारा लेई के जैसा हो जाता है। किसके जैसा हो जाता है? आमाशय में भोजन लेई के जैसा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। और मुंह में जो भोजन होता है जिसको चबा करके जो हम छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं, जिसके साथ लार मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। मुंह के अंदर जो भोजन हमारा होता है जिसके साथ लार वगैरह मिल जाता है, एंजाइम मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। और आमाशय के अंदर जब ये सभी क्रियाएं पूरा हो जाती है, उसके बाद हमारा भोजन जो होता है लेई के जैसा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। भोजन, आमाशय में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? काइम। इसलिए इसमें 3-4 घंटा लग जाता है। कितना घंटा? 3-4 घंटा ये प्रोसेस में हमारे पेट के अंदर लग जाता है, आमाशय के अंदर लग जाता है। अब भोजन को यहाँ पर क्या बोलेंगे? काइम। याद रहेगा ना? भोजन क्या बोलेंगे? काइम। मुंह में जो भोजन है उसको क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। अब आगे बढ़ते हैं। अब भोजन यहाँ से चलेगा, अब यहाँ से भोजन चलेगा, अब हाँ, अब यहाँ से छोटी आंत में चलेगा। यह भोजन कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में, जिसको हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, अब भोजन चला हमारा छोटी आंत में। अब देखो छोटी आंत में चलता है तो क्या होता है? छोटी आंत जो होता है ना 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में? सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, मध्य वाला और सबसे नीचे वाला। तो जो शुरू में मिलेगा, जिसको पहला भाग बोल सकते हो, उसको बोलते हैं ग्रहणी या पक्वाशय। क्या बोलते हैं? हमारा छोटी आंत कितने भाग में? 3 भाग में। क्या बोलते हैं? सबसे ऊपरी भाग को ग्रहणी, मध्य भाग को जेजुनम और सबसे अंतिम भाग को इलियम। ग्रहणी कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग। सबसे ऊपरी भाग को, दूसरे भाग को और तीसरे भाग को इलियम बोलते हैं। याद रहेगा इतना? तो चलो देखते हैं किस भाग का क्या काम है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मतलब समझो, छोटी आंत में हमारा भोजन जो होता है पूर्ण रूप से पच जाता है। पचने का मतलब कि यहाँ पर पोषक पदार्थ बिल्कुल अलग हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो आपका एग्जाम में प्रश्न आए कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में कहाँ? तो सबसे निचला भाग इलियम में होता है। याद रखना, इलियम देते इलियम पर टिक लगाना, और छोटी आंत देते छोटी आंत पर टिक लगाना। याद रहेगा ना? ऑप्शन पर ध्यान देना है।
तो हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत। छोटी आंत के किस भाग में? इलियम में, जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। छोटी आंत के, इलियम की बात कर रहे हैं, छोटी आंत के इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, और यहाँ पर आपका जो भोजन है एकदम बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं चाइल। आमाशय में भोजन के क्या बोलते हैं? काइन, जो लेई के जैसा रहता है। और छोटी आंत के इलियम में जब भोजन पहुंचता है ना, तो वहां पर पानी के जैसा हो जाता है भोजन। क्या हो जाता है? बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल। क्या बोलते हैं? चाइल। याद रहेगा। तीन तरह का, मुंह में भोजन को बोलस, आमाशय में काइन, और छोटी आंत के इलियम में चाइल। छोटी आंत के इलियम में चाइल। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मतलब सबसे बड़ी ज्यादा लंबाई किसका होता है? इसी का भी होता है। आहार नाल में सबसे ज्यादा लंबाई किसका होता है? छोटी आंत का। किसका होता है? छोटी आंत का। वो भी आपका शाकाहारी का ज्यादा होता है, मांसाहारी का कम होता है, शाकाहारी का होता है ज्यादा होता है। शाकाहारी का आहार नाल की लंबाई जो होता है ना, मांसाहारी से क्या होता है? ज्यादा होता है। मांसाहारी जीवों की अपेक्षा, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, मांसाहारी जीवों की अपेक्षा शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, ताकि सेल्यूलोज का पाचन आसानी से हो पाए। सेल्यूलोज का मतलब हो गया, जैसे एक तरह का ये भी कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्म हो गया। जैसे पेड़ पौधे का जो छाल होता है ना, जो ऊपरी भाग होता है, जिसको हम लोग छाल वगैरह बोलते हैं, तो उस छाल में रेशेदार जो होता है ना, वो सेल्यूलोज होता है। तो उसको पचाने के लिए जो है ना, आहार नाल मतलब उसको पचाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग से जल्दी से नहीं पचता, जानवर उसको क्या करते हैं? पचा लेते हैं। तो कौन सा जानवर? जो पेड़ पौधे का खाते थे। पेड़ पौधे कौन खाते हैं? शाकाहारी। नहीं। तो उसको पचाने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए उनके आहार नाल की लंबाई क्या होती है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। क्योंकि पेड़ पौधे से उनको ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को पचाने में उनको क्या करता है? दिक्कत होता है। इसीलिए पचाने के लिए उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, तो आहार नाल की लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी में भोजन ऐसे ऐसे होते आएगा कि पार्ट्स होते आएगा, तो क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा, तो पचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो आराम से क्या हो जाएगा? पच जाएगा। आगे बढ़े। अब देखते हैं कि ग्रहणी में जब भोजन आता है, तब सबसे पहले छोटी आंत के ऊपरी भाग में भोजन ग्रहणी में आएगा। मतलब ग्रहणी का मतलब समझो कि यहाँ पर इसको ग्रहणी मान लो, यहाँ पर आ गया भोजन आपका। अब यहाँ पर दो चीजों से इसका भेंट होगा। यहाँ पर लीवर और एक होगा पेनक्रियाज, अग्नाशय। लीवर और पेनक्रियाज कहाँ पर ये दोनों मिलेंगे? ग्रहणी में। कहाँ पर मिलेंगे? ग्रहणी में। जो भोजन अमाशय से जब ग्रहणी में आएगा, तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर यकृत, लीवर। क्या मिलेगा? लीवर। अब लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। याद रखना, एग्जाम पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर होता है। वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। और सबसे ज्यादा कोशिका मरम्मत इसी का होता है। मतलब लीवर यदि आपका कट छट जाए ना, तो तुरंत जो होता है फिर वो लीवर जो है ना आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन क्या होता है? ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में। किस में होता है? लीवर में। इसलिए लीवर थोड़ा सा डैमेज भी होता है ना, तो देखते हो ना, दवा वगैरह खाते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? काम करना चालू कर देता है। जैसे ली-52 कौन कौन दवा आता है, यदि भोजन ऐसा लगता है कि चलो यार पेट हमारा सही से काम नहीं करता है, मतलब लीवर सही से काम नहीं करता है, तो दवा लेते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? काम करना चालू कर देता है। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह क्या करता है? इसमें एक तरह का रस निकलता है, जिसको पीत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत रस। तो पीत रस का स्त्राव करता है, जो गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव। याद रखना, हृदय लीवर जो होता है किसका स्त्राव करता है? पीत रस। किसका? पीत रस। पीत रस किस तरह का होता है? ये गाढ़ा होता है और ग्रीन कलर का, हरा रंग का होता है। किस कलर का होता है? हरा रंग का होता है। और वो होता है बेसिक नेचर का। क्या होता है? माने क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो पीत रस किस नेचर का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, गाढ़ा होता है और हरा कलर से। तो लीवर से निकलता है पीत रस। तो स्टोर जहां पर होता है उसको कहते हैं पित्ताशय।
लीवर से पित्त रस निकला तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर होना है, तो वो स्टोर होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। कहाँ पर स्टोर होता है? पित्ताशय में, जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका पित्त की थैली, इसी में जाकर के स्टोर हो जाता है। इसी में क्या होता है? स्टोर होता है। तो पित्ताशय नामक थैली में जमा हो जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं था। हाँ, याद रखना है, ये पित्त रस जो होता है ना, ये एंजाइम नहीं है, एक तरह का केमिकल है। कौन सी है? केमिकल है। अब इसका काम क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला, छोटी आंत के ग्रहणी में कायम को अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। ध्यान से देखो, पेट में आपका भोजन कौन सी था? अम्लीय, क्योंकि एसीएल उसे जाकर के मिला हुआ था। तो पेट से जब हमारा भोजन निकलता तो किस टाइप का होता है? अम्लीय। तो अब वो छोटी आंत में आएगा, तो छोटी आंत में बहुत सारा एंजाइम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो इसमें का एंजाइम तभी काम करेगा जब भोजन जो है आपका क्षारीय होगा। तो ये जो पित्त रस जो होता है ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जैसे ही ये आमाशय से छोटी आंत में आपका आता है अम्लीय भोजन, तो इसमें ये क्षार मिल जाता है और मिल करके उसको बना देता है क्षारीय। अब बताओ, लीवर आपका काम नहीं करे तो भोजन तो आपका अम्लीय है, तो अम्लीय भोजन जब आपका छोटी आंत के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जितने भी एंजाइम वगैरह हैं वो काम नहीं करेंगे। वो काम कब करेंगे? जब आपका भोजन क्षारीय होगा। तो क्षारीय कौन बनाएगा? पित्त रस। क्षारीय कौन बनाएगा? पित्त रस। तो पहला काम हो गया कि भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा काम कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन में जो वासा होता है, तो वासा का जो गोलिकाएं, जो कण होता है ना, बड़ा बड़ा होता है। तो ये पित्त रस जो होता है ना, वो छोटी छोटी गोलिकाओं में उसको तोड़ देता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण। तो किसके द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा। तो वासा के एग्जाम में आया भी एक दो बार कि पायसीकरण क्या चीज है। तो वासा के कोणों को छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पायसीकरण कहता है। वासा के कोणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा। किसके द्वारा? पित्त रस के द्वारा। तो ये काम हो गया लीवर का। अब भोजन जो है, अब लीवर से पित्त रस निकल करके भोजन में मिल चुका है, अपना काम वो कर चुका, भोजन को क्षारीय बना चुका और वासा के बड़े बड़े कोणों को छोटे छोटे कोणों में तोड़ दिया। अब यहाँ पर अब फिर जो होता है, ग्रहणी के चारों ओर से घेरे हुए रहता है पेन क्रिया, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अब अग्नाशय अपना काम चालू करेगा यहाँ पर। तो अग्नाशय में क्या होता है? तीन तरह के एंजाइम होते हैं। कितने तरह का? तीन तरह के एंजाइम होते हैं। अग्नाशय में कितने तरह का एंजाइम? तीन तरह का एंजाइम होता है। कौन सा? एटीएल। एटीएम याद रहेगा ना, तो एटीएम ना करके उसको क्या बोलो? एटीएल। अग्नाशय में कितने तरह का एंजाइम? तीन तरह का। कौन? एटीएल। एटीएल। ए से क्या होगा? एमाइलेस। नहीं, ए से क्या होगा? एमाइलेस। अच्छा, टी से क्या होगा? ट्रिप्सिन। और एल से क्या होगा? लाइपेज हो जाएगा। ठीक है। अब तीन तरह का एंजाइम निकलता है अग्नाशय। अब देखते हैं तीनों का काम कौन सी है। ये एंजाइम है, भोजन को पचाने में काम करेगा। अब देखते हैं कि तीनों का काम कौन सी है। तो एमाइलेज का कार्य कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलना। ठीक हो गया सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि लार ग्रंथिया से टाइलिन निकलता है या लार एमाइलेज निकलता है, और वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। तो फिर यहाँ उसको माल्टोज में सब बदल गया, तो फिर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया है? अब तो देखो, होता कौन सी है कि जो हम भोजन करते हैं तो भोजन को अच्छा से चबाते नहीं हैं, तो जितने कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, वो माल्टोज वहां पर नहीं पी पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, खाना खाते हैं, टीवी पर लगे रहते हैं। नहीं, कोई फंक्शन में जाते हैं, फटाफट खा लो, नहीं तो कहीं कम हो जाएगा। तो चबाता कौन है? फटाफट उसको पेट में डालते जाते हैं। तो फिर आपका कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कहाँ से टूटेगा? वो कार्बोहाइड्रेट आपका पेट के अंदर अमाशय में चला गया, और अमाशय से छोटी आंत में जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? और जब तक वहां से कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में नहीं टूटेगा, तब तक आपका उसे एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर यहाँ पर भी अग्नाशय में भी वो चीज होता है एंजाइम, क्योंकि ईश्वर को पता है कि कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, और उसको सुधारना कौन सी है? उनका काम है। कौन सी है? काम है। इसीलिए माँ बाप बोलते हैं, जब बेटा नालायक हो जाता है, नहीं पढ़ता है, नहीं ध्यान देता है,
तो माँ बाप का काम होता है उसको समझा करके बुझा करके फिर जगह पर लाते हैं। फिर बच्चा भागता है, फिर उसको बहला करके फुसला करके समझा करके उसको लाते हैं, नहीं बेटा ये करो, एक तुम्हारे फायदे का चीज है। फिर वो भागता है, फिर जिंदगी भर वही काम करते हैं, आप भागते हैं, है कि नहीं। फिर वो आपको समझा करके जगह पर लाने की कोशिश करता है। उसी तरह से ईश्वर भी है, जब जन्म दिए हैं तो उनके ही हम संतान है, नहीं तो बार बार हमारे हमारे सिस्टम में उस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं कि यहाँ पर गलती करोगे तो यहाँ पर हम सुधार देते हैं, उसके बाद भी यदि नहीं सुधरोगे तो जाओ भाड़ में, तो नहीं जाओ भाड़ में, नहीं तो फिर वही व्यवस्था किए हैं अग्नाशय के अंदर कि चलो फटाफट भोजन कर लिया होगा तो कार्बोहाइड्रेट उसका सब चला गया भीतर, तो एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगा, तो फिर यहाँ पे एमाइलेज की व्यवस्था की है वो अग्नाशय के अंदर। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन का काम कौन सी है, जो पेप्टोन को पेप्टाइड, सब देखो आप जो अभी पढ़ाए थे पेप्सिन, अमाशय के अंदर जठर ग्रंथिया से जो जठर रस का स्त्राव होता था उसमें 3 टाइप का, जिसमें एक पेप्सिन भी था। कौन सी था, तो पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला, तो पेप्टोन से भी आपका नहीं पच पाएगा, तो ये क्या करता है ट्रिप्सिन, उस पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदलता है, मतलब और छोटा टुकड़ा में बदल देता है, वो जिसको पेप्टाइड्स बोलते हैं। अमाशय के अंदर प्रोटीन किसमें बदल चुका, प्रोटीन किसमें बदला, पेप्टोन में। अच्छा, अब छोटी आंत में ट्रिप्सिन पेप्टोन को किसमें बदल दिया, पेप्टाइड्स में बदल दिया। पेप्टाइड्स और भी छोटा गोलिका हो गया, जिसको हमारा पेट जो है, मतलब हमारा एंजाइम जो मतलब जिसे हम इसे प्रोटीन को क्या करें, निकाल सके, मतलब पचने लायक उसको प्रोटीन की व्यवस्था कर सके, बदल सके। अच्छा, अब लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज पाइसीकृत, सॉरी यहाँ पे पाइसीकृत लिखा गया है, पाइसीकृत वासा को वासा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये लाइपेज जो है, जो वासा का जो छोटा छोटा जो आप टुकड़ा किए थे, जिसको हम पाइसीकरण बोलते हैं या पाइसीकृत वासा बोलते हैं, तो उस वासा को वो वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या करता है, बदल देता है। तो देखो 3 एंजाइम का क्या काम हो गया, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल दिया, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल दिया, और लाइपेज जो वासा की जो छोटी छोटी गोलिकाएं हैं उसको किसमें बदल दिया, वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया। ये किसके द्वारा हो रहा है, अग्नाशय के द्वारा। और अग्नाशय जो होता है ना, एक उससे जो उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। देखो यहाँ पर नोट में, हालांकि इसको हम जब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम वगैरह जब पढ़ाएंगे वहां पर, तो वहां पर डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो फिलहाल थोड़ा सा याद रखिएगा कि अग्नाशय से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन्स भी निकलता है, दोनों में अंतर है जो आगे चल करके डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं, तो एंजाइम एटीएल हो गया, और जो हार्मोन्स निकलता है वो है इंसुलिन। क्या चीज, इंसुलिन। वो यही इंसुलिन है जो आपके ब्लड में जो शुगर होता है ना, जो ब्लड में शुगर होता है, तो शुगर को ये मैनेज करता है इंसुलिन। शुगर क्या करता है, ये हार्मोन से इसकी कमी हो जाए तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज का पेशेंट बोलते हैं, चीनी का पेशेंट बोलते हैं, मतलब बोलते हैं इसको चीनी का बीमारी हो गया है, इसी इंसुलिन के कमी के कारण। तो ये कौन रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, अग्नाशय। कौन रिलीज करता है, तो अग्नाशय से कितना चीज निकलता है, 2 चीज, एक एंजाइम भी निकलता है और एक हार्मोन से भी निकलता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन के क्या काम है, ब्लड के अंदर के शुगर को मैनेज करना। यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इसका मतलब या ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर आपके शुगर की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर आप डायबिटीज का पेशेंट हो जाइएगा, डायबिटीज का पेशेंट हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं आप, यहाँ काम हो गया किसका, हाँ। अच्छा, इस अवस्था में कायम और तरल हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड। अब अब ये हो गया, अब यहाँ से पहुंचेगा भोजन जेजुनम से हो करके अब पहुंचेगा लास्ट छोटी आंत के सबसे निचला भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। जिस क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अब ध्यान देखो, छोटी आंत में भोजन के जटिल एवं अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल देता है। तो चलो इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या करता है, बदल देता है। चाइल्ड के पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम, क्या चीज,
इलियम के विलाई या दीर्घ रोम द्वारा होता है। दीर्घ रोम क्या कहलाता है? ठीक है, दीर्घ रोम को विलाई कहते हैं, याद रखना, बिलाई नहीं, बिल्ली नहीं, विलाई, जिसको दीर्घ रोम। होता कौन चीज है कि हमारा जो छोटी आंत का जो निचला भाग है, सपोज मान लो कि यही निचला भाग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर का संरचना इस तरह से होता है, इस तरह से, माने यहाँ से यदि हम ब्लेड मार दें, अब ब्लेड मार करके ऐसे हम देखें ना, तो उसके अंदर इस तरह की संरचना होता है, इस तरह से अंगुली नुमा, देख रहे हो ना संरचना, इस तरह से अंगुली के जैसा जो है ना, ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है। इसी को हम बोलते हैं दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं? या इसी को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं। इस तरह से रोए के जैसा, अंगुली के जैसा इस तरह से निकला हुआ रहता है, छोटी आंत के अंदर ये वाला होता है। और ये जो निकला हुआ ना, तो जस्ट इसके भीतर ब्लड आकर के मिला हुआ रहता है, ब्लड यहाँ तक आया हुआ रहता है। छोटी आंत यहाँ पर, इसको यदि हम ब्लेड मारे तो इसके अंदर इस टाइप का संरचना, ऐसे देखे हो आजकल जो है ये आप छोटे छोटे जो खिलौना वगैरह, जैसे टीडी बियर क्या क्या तुम बोलते हो, तो उसका बाल कैसे होता है? बाल झबरादार होता है ना। तो उसी तरह से इसके अंदर इसको हम ब्लेड मारे ना, तो उसी के अंदर झबरादार ऐसे अंदर इस तरह का रोए के जैसा अंगुलीनुमा होता है, इस तरह का संरचना होता है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। अब ये विलाई हो गया, देखो ये विलाई हो गया, ये वाला, ये विलाई हो गया, ये वाला, ये विलाई अंगुली जैसा संरचना है ना, ये वाला। अब इसके अंदर जो है ना, ब्लड आकर के मिला हुआ रहता है। क्या मिला हुआ रहता है? ब्लड। अब ये जितने भी पोषक पदार्थ बने हैं ना, अब तो उसके अंदर चाइल हो गया, वो पानी जैसा हो गया। अब जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वैसे जितना भी ये सब टूट करके सब छोटे छोटे कोने बना है, जो पोषक पदार्थ जितने होंगे वो सब विसरण के द्वारा ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो विसरण के द्वारा, ये विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये ब्लड में ले जाकर के मिला देता है। अब ब्लड वहां से लेकर चला जाता है कोशिका में, शरीर के हर भाग में ले जाकर के पहुंचा देता है। तो अब क्या बच गया छोटी आंत के अंदर? अपशिष्ट पदार्थ, जो बिना काम का चीज है। कौन सी है? बिना काम का चीज है। और छोटी आंत के अंदर जो होता है ना, कुछ और एंजाइम होते हैं जो बड़ी काम का चीज होता है, जिसको हम बता रहे हैं आपको। छोटी आंत के अंदर जो होता है ना, कुछ और चीजें होते हैं, और एंजाइम जो होता है ना, ग्रंथियां होती है जिससे एंजाइम निकलता है। जिससे क्या निकलता है? एंजाइम। तो पहले देखो दीर्घ रोम का मतलब समझ गए। इलियम में अंगुलीनुमा संरचना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। कुछ इस तरह का होता है। विलाई का काम कौन सी होता है? पोषक पदार्थ को अवशोषित करके ब्लड में मिला लेना। किसकी सहायता से? विसरण। किसके सहायता? विसरण की सहायता से। और वो जाकर के ब्लड में मिल जाता है। ब्लड के द्वारा पोषक पदार्थ को क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। कहाँ? हाँ। अब आंत में कुछ और ग्रंथियां होती है, जिसको हम कहते हैं आंत्र ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? या आंत ग्रंथियां बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियां होती है, जिससे आंत्र रस का स्त्राव होता है, जो एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं देखो। एक होता है पेप्टाइड्स, माल्टेज, माल्टोज नहीं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज। अब पेप्टाइड्स का काम कौन सी है? पेप्टोन एम पेप्टाइड्स। पेप्टोन एम पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देना। यही पोषक पदार्थ है जो बॉडी को चाहिए, अमीनो अम्ल। जो प्रोटीन वगैरह होता है ना, वो लास्ट में जाकर के बदल जाता है अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में, क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन को हमारा बॉडी नहीं पचा पाएगा, उसको जरूरी है कि पचने के लिए उसे अमीनो अम्ल में तोड़े। इतना सारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लास्ट में ये जो होता है ना एंजाइम, जो छोटी आंत में होता है, वो पेप्टोन पेप्टाइड्स को किससे बदल देता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को कौन ऑब्जर्व कर लेता है? विलाई। कौन ऑब्जर्व कर लेता है? विलाई, दीर्घ रोम। उसके बाद से माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसको हमारा बॉडी पचा पाए, उस ग्लूकोज में बदलता है वो। हर समय तो माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। फिर आया लैक्टेज। तो लैक्टेज जो होता है वो क्या करता है? लैक्टेज को फिर ग्लूकोज में बदलता है। ये भी सब कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो यदि माल्टेज बना है, क्या बना है?
माल्टेज है तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा लैक्टेज, और सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा सुक्रेज। ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। कौन कौन? माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही छोटा रूप है। तो जरूरी है कि सबको ग्लूकोज में बदला जाए। तो ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदले, यहाँ लैक्टोज होना चाहिए। लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा और सुक्रोज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा। अब ये सभी पोषक पदार्थ को दीर्घरोम जो विलाई जो अवशोषित करेगा और ब्लड से मिला करके कहाँ भेज देगा? हाँ। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत, लॉन्ग इंस्टेंटाइन। बड़ी आंत का क्या काम होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर इसके दो भाग होते हैं। बड़ी आंत का मतलब समझ रहे हो ना? बड़ी आंत का मतलब जो ये वाला देख रहे हो, ये वाला यही आपका बड़ी आंत, ये वाला ये जो है छोटी आंत है। कौन सी है? छोटी आंत, यही बड़ी आंत हो गया ये वाला। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इसके दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं कोलन और दूसरे को मलाशय या रेक्टम कहते हैं। एक को बोलते हैं कोलन और दूसरे क्या बोलते हैं? मलाशय या रेक्टम कहते हैं। बड़ी आंत एवं छोटी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। तो जहां बड़ी आंत हो गया और छोटी आंत हो गया, दोनों कहीं ना कहीं मिला होगा। तो छोटी आंत में जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है ना, वो चला जाता है बड़ी आंत में। तो जहां जोड़ होता है ना, उस जोड़ को हम क्या बोलते हैं? सीकम। एक छोटी नली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। तो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि सीकम कहाँ पाया जाता है? तो बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर पाया जाता है। एक नली होती है छोटी सी, इसको हम क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। फिर यहाँ पर देखो सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसे संरचना होती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर ये वाला चीज, ये छोटी आंत हो गया, ये बड़ी आंत। यहाँ पर कुछ इस तरह का संरचना होता है जिसको हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम में एक संरचना देख रहे हो जो उठा हुआ रहता है, इसी को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम आप लोग सुना होगा नहीं? दर्द वगैरह करता है पेट में तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभार साबित करता है कि इसका अपेंडिक्स बढ़ गया है। नहीं, हर इंसान में एक बंदर का इसी से मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो बंदर के जो लक्षण होते हैं उसमें एक लक्षण अभी भी हमारे अंदर है, और वो किसका है? अपेंडिक्स का। किसका? अपेंडिक्स का। वो बिना काम का है, अब किसी कोई जरूरत नहीं है उसकी। इसीलिए जब बड़ा हो जाता है ना, ये हमें क्या करता है? दर्द का एहसास दिलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। कहाँ पर होता है? सीकम। कहाँ पर होता है? सीकम के, हाँ, सीकम पर जो होता है एक उभरा हुआ पार्ट्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अच्छा, अब बड़ी आंत से अब भोजन जो होता है बड़ी आंत में, अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चला गया। अब बड़ी आंत में होता कौन सी है कि यहाँ से ऐसे 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 जाता है, ये भी थोड़ा सा लंबी होती है। तो लंबी होने के पीछे रीजन ये चीज है कि ये पानी को अवशोषित कर लेता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो वो तो चाइल्ड के जैसा हो जाता है ना, पोषक पदार्थ तो चला गया ब्लड में और वो पतला पानी के जैसा हो जाता है। तो ये बड़ी आंत जो होता है ना, वो पानी को सोखना चालू कर देता है। इसीलिए बड़ी आंत थोड़ा सा ये भी बड़ा होता है ताकि पानी इसमें अवशोषित हो तो जाए, अवशोषित हो जाए। इस तरह से वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा पानी अवशोषित कर लेगा, तो जो बच जाएगा उत्सर्जित पदार्थ वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए मलाशय से ये मल द्वार हो गया, मलाशय हो गया, स्टोर होता है, यहाँ से क्या हो जाता है? ये बाहर निकल जाता है। गुदा द्वार से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। वही कभी कभार क्या होता है कि हमारा बड़ी आंत सही से काम नहीं करता है, पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे हम बोलते हैं कि डायरिया हो गया या डिसेंट्री हो गया, पेट का झड़ना जिसको बोलते हैं, वो चालू हो जाता है। क्योंकि बड़ी आंत में पानी का एब्जॉर्बेशन जो होता है और शोषण सही से नहीं हो पाता है, जिसके चलते ये सब समस्या आता है। और इस तरह से और फाइनल हमारा अब भोजन का पाचन हो चुका। पोषक पदार्थ चला गया कहाँ पर? कोशिका में चला गया, और अवशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकल गया।